नमस्कार। अ, नीरज जी और मित्रों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। क्या कार्यक्रम शुरू करें या सबसे पहले मुझे इंतज़ार करना होगा कि और मित्र यहाँ पर आ जाएं। डॉक्टर सुनीता उपस्थित है। नमस्कार। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आवाज़ ठीक ठीक आ रही हो तो मुझे संकेत कर दीजिएगा। नमस्कार वंदना जी, स्वागत है आपका। मैं ही स्वागत करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। आवाज़ सही आ रही है? चलिए, बहुत अच्छा है। मुझे इशारा कर दीजिएगा जब शुरू करना हो तो। चलिए, वीडियो भी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वनीता पब्लिकेशंस के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया। और मैं नमस्कार करते हुए और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस विषय पर आपसे कुछ विचार साझा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का विषय है पर्यावरण, समझी परही नहीं पंथ। और ये विषय इसलिए मैंने चुना है कि एक तो ये मौजू विषय है और मुझे शुरू से ही बहुत प्रिय रहा है। और इसकी पहली शिक्षा मुझे बचपन में कबीर और तुलसी के पदों से मिली थी। कबीर क्या कहते हैं ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कबीर ने कहा था, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहू कासनी लागी। कहे कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। और तुलसी दूसरी तरह से कहते हैं इसी विषय पर, हरित भूमि तृण संकुल, समझी परई नहीं पंथ, जिमी पाखंड ते गुप्त होई सदग्रंथ। तुलसी की ये कविता यदि आपके स्मरण में हो तो इसकी शुरुआती पंक्तियां थी, घन घमंड नभ गर्जत गोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। कबीर और तुलसी अपने इन दोनों पदों में जल और वनस्पति के महत्व, वायु और वर्षा के महत्व, पर्वत के धैर्य, जीव जंतुओं के जीवन और पर्यावरण के नाम पर हो रहे पाखंडवाद की शाश्वत कथा कहते हैं। हमारे पास इतने कालजयी ग्रंथ हैं, इतने युग कवि हैं, उन्होंने जो भी सारा ज्ञान और शिक्षा हमें दी वो सदग्रंथ थे जिन्हें अब हम भूल चुके हैं। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं, 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजन वन, यही तो है असार संसार, सृजन सिंचन संहार। आपने देखा होगा साथियों की प्राकृतिक आपदाओं में सैकड़ों सालों के नगर उपवन वन कैसे विजन यानी कि मनुष्यहीन हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए हम प्रकृति को दोष देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसके विनाश का कारण अगर कोई है तो मनुष्य ही है। एक वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी मानव मस्तिष्क की तरह है। पक्षाघात से पहले
छोटे छोटे से आघात आते हैं, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता और फिर बड़े पक्षाघात आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कच्छ में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में और भारत की भूमि आज हल्के से मध्यम और बड़े आघातों की जद में है। यानी कि मैं आपसे भूकंप की बात कर रहा हूं, बाढ़, जलवायु का जो परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर के खिसकने की खबरें हैं, ये सब हम रोज बरोज सुनते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं और अपनी भूमिका को भूल जाते हैं। दरअसल हम सोच नहीं पाते, हमारे आसपास जो चिंतन का परिदृश्य है वो उस तरह से जागृत और शाश्वत नहीं है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की एक मानी खेज पंक्ति है, ये अच्छे विचारों के अकाल का समय है। और जहां अच्छे विचार नहीं होंगे वहां हम प्रकृति के बारे में भी सोचना बंद कर देंगे। आज थोड़ा आप और हम मिलकर इस बारे में सोच कर देखते हैं। पहले मैं रियाज खैराबादी का एक शेर सुनाता हूं। उजाड़ते हुए 100 बार आशियां देखा, उजाड़ते हुए 100 बार आशियां देखा, चमन में रह के तुझे खूब बागवां देखा, सुए चमन जो चले लूटने बहार का लुत्फ, तो हमने 2 कदम आगे तुझे खिजा देखा। तो अगर अब पर्यावरण के लिहाज से सोचें तो ये खिजाओं का दौर है, एक नहीं कई तरह की खिजाएं हैं। अब वो बहार नहीं है, उसके बचे खुचे वजूहात हैं। अब वो मौसम भी नहीं है, मौसम के उजड़े निशानात हमारे आसपास फैले हुए हैं। नदी है कहने को, लेकिन नदी नहीं है। पहाड़ हैं कहने को, लेकिन नंगे बूचे हैं। वन हैं, उजड़े हुए हैं। पशु पक्षी दुर्लभ जातियों में शुमार हो गए हैं। तो सिर्फ हैं का एक भ्रम बचा हुआ है, लेकिन ना होने की जो पीड़ा है वो बहुत गहरी है। मित्रों, आईपीसीसी और जो अन्य शोध रिपोर्ट हैं इस विषय पर, उसके मुताबिक अगर सोचा जाए तो पृथ्वी की सतह का तापमान जो 150 वर्षों में मापा गया है, उससे इसके 20% अधिक बढ़ने का अनुमान है। जिस गति से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, उसका आकलन अगर करें तो सालाना 1% वो भी बढ़ना है। तापमान के 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बहुत खतरनाक संकेत अनेक शोधपरक रिपोर्टों में मौजूद है। यदि तापमान का यही सिलसिला जारी रहा तो जानते हैं क्या होगा? समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा और तटीय आबादी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हिमनद पिघलने लगेंगे। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से बर्फ का जिस कदर स्खलन और नुकसान होगा, उसका असर समूची पृथ्वी को घेर लेगा। आज विश्व की 7% जनता समुद्री सतह से नीचे के इलाकों में रहती है और इसमें लगभग 60% जनता चीन, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया में है। मित्रों, अगर ये सपना सच हुआ तो मालदीव और बहामा सहित 7 देशों को 50% जमीन समुद्र में डूबी मिलेगी और अन्य 30% जो देश हैं वे भी अपनी 10% जमीन को खो देंगे। 3 डिग्री की तरफ बढ़ता हुआ ये जो तापमान है, अगले 2000 वर्षों में पुरातात्विक महत्व के विश्व के 720 स्थलों को निस्तनभूत कर देगा, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और सिडनी ओपेरा हाउस भी शामिल है। सेंट पीटर्सबर्ग सहित कई शहर, द्वीप और पर्यटन स्थल धरती से खो जाएंगे। सच में तब्दील होने वाले ये भयानक शोध आंकड़े हैं जो हमारे नामचीन
वैज्ञानिकों के अध्ययन से उजागर हुए हैं, ऐसे वैज्ञानिक जो सचमुच इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं। देखा जाए तो सारी अनदेखियां हैं, वो अनदेखियां जो विकसित देश हैं उनके कारण हो रही है। मुझे लगता है कि भयानक जो चेतावनियां हमारे आसपास हैं, उसमें अब हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह विश्व तापन के बढ़ते हुए कुप्रभावों के बारे में गंभीरता से सोचे। सोचने की प्रक्रिया दरअसल देखने से जुड़ी है। जो आप देख रहे हैं, और अगर कुछ भी प्रकृति के खिलाफ होते हुए देख रहे हैं, तो आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। अपने उन धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों के बारे में सोचिए, पवित्र नदियों की बदतर स्थितियों के बारे में सोचिए। गंगा जमुना को उदाहरण स्वरूप लें और पर्यावरण के बढ़ते हुए नाश के बारे में सोचें। अपने आसपास के तालाबों की चीत्कार सुने, बड़े बांधों की राजनीति को समझें। नंगे बूचे पहाड़, ई कचरों के ढेर, प्लास्टिक के बढ़ते कुप्रभाव से उपजते नए नए संकट, हवा और पानी में बढ़ते प्रदूषण को देखें, ताकि पता चल सके कि वह व्यक्ति जो इन्हें देख रहा है कितनी आपदाओं के बीच में है। और उसे ये भी सोचना चाहिए कि इन तमाम चीजों का प्रबंधन कितना जरूरी है। केवी नारायण एक चिंतक और लेखक हैं। उन्होंने 17 मई 1992 को दी हिंदू में आगाह करते हुए लिखा था, इसे जरा गौर से सुनिएगा। धरती एक अत्यधिक बीमार ग्रह बन गई है जिसका तुरंत उपचार आवश्यक है। पृथ्वी पर हर ओर प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। यदि इसे ना रोका गया दोस्तों, तो ये जो पूरा ग्रह है वह रहने लायक नहीं रहेगा। तो ये जो विश्वव्यापी संकट है, और ये जो त्रासदियां पर्यावरण की हम लोग देख रहे हैं, उससे कुछ सीखते नहीं हैं, जबकि हम सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से उनसे प्रभावित होते हैं। जिन लोगों ने अकाल, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, गर्मी के प्रकोप और प्रदूषणों में अपना जीवन खोया है, जरा उनके परिवार और उनके करीबी लोगों की त्रासदी के बारे में एक बार सोच कर देखें। देखने और सोचने की प्रक्रिया फिर शिथिल नहीं होगी। इस विश्वव्यापी संकट के प्रति यदि सिर्फ इतना भी हम सब मिलकर कर सकें कि पेड़ों, जंगलों, नदियों, तालाबों, समुद्रों के साथ धरती पर पर्यावरण के खिलाफ जो कुछ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे ध्यान से देखें, उसे सही जगह बताएं और इनकी रक्षा में आवाज उठाएं। याद रहें, हमने ये धरती अपने पूर्वजों से बहुत अच्छे रूप में विरासत में प्राप्त की है। अपने बच्चों के लिए इसे अत्यंत प्रदूषित हाल में छोड़ने से जो होगा, मैं समझता हूं उसके बारे में आपको, हमको मिलकर सोचना चाहिए। तो ये छोटी सी भूमिका थी, और इस भूमिका ने हो सकता है आपके मन में कोई एक भाव पैदा किया हो। इसी विषय से संबंधित मैं अपनी कुछ कविताएं भी सुनाता जाऊंगा और बातचीत भी करता जाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है बच गए की। बच गए कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी, लुढ़कती चट्टान से जरा सी दूरी थी। बच गए कि एकाएक बारिश में तुमने खुले में अपने को बेपरवाह छोड़ दिया था, और तुम्हारी पीठ देखती रही पेड़ पर बिजली का टूटना। बच गए कि एक बच्चा तुम्हारे साथ था। बच गए कि एक बच्चा तुम्हारे साथ था और घर नहीं लौटना चाहता था। बच गए कि तुम्हारी घड़ी बुरे समय के विरुद्ध दौड़ पड़ी थी बेतहाशा। बच गए कि तुम इस बार भी आदतन बिड़ी सुलगाने के लिए
रुक गए थे बीच रास्ते, बच गए कि तुम इसी समय काम के बाद कारखाने से निकल रहे थे, बच गए कि तुमने खोल रखा था अपना रेडियो कि जब बिजली गुल हुई, बच गए कि तुम्हें आदत है नींद में चलने की। इस बार बच गए तुम, इसका मतलब यह नहीं है, इस बार बच गए तुम तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सचमुच बच गए हो। तो आप देखेंगे कि हम लोग किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं हैं। जितनी भी आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं में होता यही है कि जो लोग बच जाते हैं वे उसकी गंभीरता को नहीं समझते और सोचते हैं कि ये तो जिनके साथ होना था उनके साथ हो गया, हम तो बच गए। लेकिन ये मान के चलिए कि आप हमेशा के लिए बचे हुए नहीं हैं, क्योंकि जो बच जाते हैं उनके जो निकटस्थ संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं, वो तो नहीं बचते, उनमें से बहुत सारे काल कवलित हो जाते हैं। बेखबर दुनिया जहान से ये एक कविता का शीर्षक है और इसे मैं पढ़ रहा हूं। हैरा कर गिरी झोपड़ी, बमुश्किल लेकिन खुद निकल के आई वो औरत, कमर इस कदर झुकी कि कमान, अकेलेपन में ये उजाड़ तिस पर लहू में लथपथ उम्मीद ऐसी, फिर भी मलबा हटाने में जुटी, बुदबुदाती आओ बाहर आओ बच्चों, आओ बाहर आओ बच्चों। कोई आवाज नहीं, ना कोई संकेत। इस बेखबर दुनिया जहान से होकर मलबा हटा रही है वो औरत, मलबा अभी भी हटा रही है वो औरत। तो आपने देखा होगा कि नेपाल में जो किस्सा हुआ या कच्छ में, गुजरात में जो कुछ हुआ या पाकिस्तान में हुआ, हर जगह ये था कि जो कुछ लोग बच गए उनके आसपास के लोग ऐसी आपदा में कहीं ना कहीं फंस गए, बिल्डिंगें गिर गईं या पहाड़ खिसक गया और फिर उसके बाद जो बचे हुए लोग थे उसमें हो सकता बहुत ही बुजुर्ग दो चार घर में बच गए हों या पड़ोस में, वे ही उन बच्चों को बचाने के लिए काम करते हैं, दूर दूर तक कोई मदद नहीं होती। तो अगर हमने पर्यावरण को नहीं बिगाड़ा होता तो इस तरह की दुर्घटनाएं शायद नहीं होती। ये एक मेरी गद्य कविता है, भगवान विष्णु की मृत्यु का सपना। ये भी इसी चिंता से उत्पन्न है। ये कविता सुनाता हूं, थोड़ी लंबी है, थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा। इसमें खास तौर पर जो जल संकट है और जल संकट के साथ जुड़े हुए जो दूसरे मरहले हैं वो सब इसमें कहीं ना कहीं आ जाते हैं। मैं रोज सोता था सुकून की नींद और अब जागता हूं जैसे नींद में, भयावह सपनों में डूबी है रातें। मैं हत्यारों को देखता हूं सपनों में, उनके चेहरे अमूर्त हैं, बस उनका होना परिचितों जैसा लगता है। वे बनक ठनक में सभ्य संभ्रांत दिखते हैं, उनके पास भव्य मोटरें हैं, वे अमूमन बड़ी बड़ी कोठियों से निकल कर आते हैं। उनके पीछे चलने वालों की जमात है जो नई नई शक्ल में हर जगह उपस्थित है। वे हथियारों से लैस हैं, उनकी आत्मा का पानी सूख गया है। वे हथियारों से लैस हैं और उनकी आत्मा का पानी सूख गया है। इस कारण वे पैसों के एवज हर उस चीज को खरीदने पर आमादा हैं जिसमें पानी है। और सरकारें अपनी तरह से इस व्यापार में हत्यारों की सरकारी गवाह बन चुकी हैं। मेरे इस सपने में जो बिना किसी स्टिंग ऑपरेशन के मूर्त है, मुझे आकंठ घेर लेता है डर में।
मैं चीखना चाहता हूं और आवाज जैसे गले में अटकी। सपना मुझे लिए भागता है चौतरफ और मैं देखता हूं वो सब जो कभी देखा नहीं। और इस तरह तो बिल्कुल नहीं कि मेरी आत्मा लहूलुहान है। मैं तो बंधक उनका। हालांकि ये जो स्वप्न में है, मैं उनके पीछे भागता कि जान सकूं वो सच जो जीवन पर भारी बहुत। पानी कम होता हुआ वो गिर भी कहीं, उसके लिए मैं दौड़ता हूं कि वो कितना बचा या कि बच जाएगा। संततियों की संभार के लिए मैं उतरता हूं एक मां की कोख में, वहां एक भ्रूण है। मैं उतरता हूं एक मां की कोख में, वहां एक भ्रूण है। अपने भार के 63% पानी में, उसी से जीवित है वो। मैं कैसे जानूं कि वो उसी मात्रा में है और बच जाएगा सुरक्षित? अगर पानी कम हुआ तो क्या वो बचा हुआ होगा, या कि जन्म लेगा तो कितना जन्म लेगा? मैं उतरता हूं अब अपनी ही देह में, वहां उसे होना चाहिए 2/3 या 3/4, और रक्त के प्लाज्मा में 4% होना जरूरी है, और कोशिकाओं में 16%। क्या इतना पानी सही सही मात्रा में होगा? इधर अनेक बीमारियों से घिरा मैं अब स्वप्न में हूं डॉक्टर की टेबल पर। वो जांच करता है और पर्ची में हिदायत लिखता है। मोटे मोटे अक्षरों में वह शुद्ध पानी के सेवन पर जोर डालता है, ये जानते हुए कि वह सिर्फ प्रदूषित है। बाजार के दावों को गले लगाए मैं दौड़ता हूं शुद्ध पानी के लिए, और झूठ पर एतबार करता कि जो सच की तरह परोसा जा रहा है उसमें अकूत व्यापार है। बस शुद्ध का विज्ञापन है अशुद्ध। पानी में वो होगा, ये भरोसा नहीं कर पाता और भय से कांपने लगता हूं। मुझे सहसा स्मरण हो उठता है कि वो हड्डियों में है, बालों में है, यहां तक दांत के एनामिल में। वह मुझसे बाहर नदी, तालाब, पोखर, समुद्र, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में है, और हवा में कि वहां कितना विश्व हमारे ही कुकर्मों से। उसे धरती पर होना चाहिए 13 करोड़ 50 लाख घन किलोमीटर, और बर्फ में 1 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या अब इतना होगा वहां, या कि कम होता जा रहा है जैसे कि हमारी आंखों का पानी? जब मैं सब खोज रहा होता हूं, हठात पाता हूं भूवैज्ञानिक को अपने सामने। वो बोलता जाता है पानी के बारे में कि उसके एक अणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। इन तीनों के अलौकिक योग से वो शुद्ध पानी है। उसकी शक्ल वी की तरह है। इसे इसी रूप में बचाना चाहिए। पंच महाभूतों में यह है एक जीवन का उत्स। अपने निजी गुणधर्म में सुरक्षित सौंपता है जीवन हर किसी को। जहां 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, जीव जंतु सुरक्षित हैं। मुझे हिमनदों के पिघलने धसकने के दृश्य याद आते हैं और मैं डर जाता हूं। मुझे दिखते हैं दम तोड़ते जीव जंतु, और मुझे अपनी भी मृत्यु ऐन सामने दिखाई पड़ती है। मैं एकाएक पानी की कमी का शिकार होता हूं कुत्ते की तरह। मैं एकाएक पानी की कमी का शिकार होता हूं कुत्ते की तरह। लंबी जीभ निकालकर मैं देह से पानी मांगता हूं ताकि जी सकूं। मैं हांफते हुए कुत्ता सरीखा हो जाता हूं, पसर जाता हूं धरती की नमी में। इस सपने में भयावह आग की लपटें हैं फैलती चहुं ओर। उनसे घिरा मैं भीगना चाहता हूं पानी में। पानी जो बनने की प्रक्रिया में है, वह अभी 6 अणुओं से मिल रहा है कि चाहिए उसे भिगोने की ताकत। अभी वक्त है प्रक्रिया के पूरे होने में। जल रहे हैं इस बीच पशु पक्षी, हवा, धरती, आकाश और जीव जंतु। पानी की जो सभी के लिए आवश्यक है, नदारत हो रहा है दिनों दिन। 6 अणुओं के योग से वह बन रहा है, और उसके विलंब के कारणों में हम हैं कि अनुकूल पर्यावरण के रास्ते में शैतान भी है तो हम ही हैं। मैं याद करता हूं धर्म ग्रंथों को। मैं याद करता हूं धर्म ग्रंथों को कि पूरी तरह नास्तिक नहीं मैं। होगा वहां कोई अचूक उपाय। और मैं पढ़ता हूं भगवान विष्णु की कथा, जिसमें क्षीर सागर उनका घर है। उनके भीतर भी पानी जैसा कि मनुष्यों में।
एक एक कर उनके अवतार सामने आते हैं, वराह, मत्स्य और कच्छप। और याद आता है पानी, समुद्र मंथन याद आता है, और अमृत कि उसमें भी अलौकिक पानी। और शंकर की जटाओं से उतरती कल्याणी गंगा, जिसके पानी में पुण्य प्रताप और यमुना और गोदावरी और नर्मदा और ब्रह्मपुत्र आदि पुण्य सलिलाएं कि जिनकी फिराक में अब हत्यारे हैं। मुझे लगता है कि मैं उनके गिरोह में शामिल हूं, और शर्मसार बहुत। हम धर्म प्राण हत्यारे हैं। हमारे निशाने पर अवतार भर नहीं, वरन साक्षात विष्णु भगवान। हमारे निशाने पे अवतार भर नहीं, वरन साक्षात विष्णु भगवान। हम हथियारबंद हैं, हम परमाणु बमों से लैस है, किसी भी समय युद्ध को तैयार। हम पानी के दुश्मन हैं, हमें बस पैसे चाहिए, हमारी कीमत है पैसा, हमारा उसूल। हम ईश्वर के पंचभूतों की तिजारत में लिप्त हैं। हम अपराधी हैं, लेकिन सजा से परे। सपनों में सच कहाँ होता है, और ये तो भोर का सपना भी नहीं कि मान ले ये मन। हे विष्णु, हम तुम्हारे भक्त, तुम दयावान, माफ करना हमें कि हमारे बेरहम निशाने पर हो तुम। हम सरेआम कर रहे हैं तुम्हारी हत्या। पानी के बाहर हो कोई सुरक्षित जगह तो भाग जाओ रक्त रंजित। हम हत्यारे हैं, हमारे भीतर कुछ शेष नहीं। दया, ममता, करुणा, सहानुभूति आदि सब कुछ खरीद लिया गया है। यहां तक आत्मा जो तुम्हारे आदेश की गुलाम, अभी वो बंधक है। हमें नहीं लगता हत्याओं का पाप, जघन्य अपराधी हैं हम। हमें किसी भी कीमत पर पानी चाहिए, फिर उसके लिए तुम्हारी हत्या ही सही। भगवान भागो, हत्यारे उतर चुके हैं क्षीर सागर में। भगवान भागो, हत्यारे उतर चुके हैं क्षीर सागर में। वे आधुनिक नाव में सवार हैं जो उड़ जाती हैं अंतरिक्ष में अपना काम करने के बाद। ना ना, काम नहीं, काम तमाम करने के बाद। और जो भयावह सपने देख रहे हैं, डरे हुए हैं, उनसे किसी भी तरह की उम्मीद रखना झूठ होगा। भागो भगवान, हत्यारों ने आपको घेर लिया है। बस इस सपने से बाहर निकलते ही आपकी मृत्यु का समाचार होगा, या फिर आपके एक और झूठे अवतार की कहानी, जिसे हत्यारे सुना रहे होंगे भगवा वस्त्रों में, और उनकी आंखों का पानी बिक गया होगा। और इस बार सपने में भी नहीं होगा। पानी के घर में तुम्हारी मृत्यु का सजीव प्रसारण देखेगी दुनिया, और भूल जाएगी एक दिन कि विष्णु नाम का कोई देवता था पानी में, कि विष्णु नाम का कोई देवता था पानी में। तो ये एक तरह की फैंटेसी है, लेकिन ये फैंटेसी सच के बहुत नज़दीक है मित्रों। और अगर इस कविता से आपको कुछ बात आप तक पहुंचते हुए लग रही हो, तो इसके बारे में सोचिएगा। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यवसाय पानी का है। आइए थोड़ा सा घर की तरफ लौटते हैं और गौरैया को ढूंढते हैं। वो कितनी है आसपास। हमारे पूर्वज जानते थे कि कितना जरूरी है गौरैया का होना। हमारे पूर्वज जानते थे कि कितना जरूरी है गौरैया का होना। वे बनाते थे घर जिनमें होते थे झरोखे, रोशनदान और धनिया। वे घोंसले बनाती थी वहीं कि ध्वनि, शोर और तरंगों से सुरक्षित था उनका जीवन। इधर अब फ्लैट हैं और मोबाइल फोन, डीटीएच छतरियां, केबल और इंटरनेट का महासंजाल, और घातक बहुत आसपास अदृश्य और फैलता प्रदूषण इस कदर की सांस लेना भी मुहाल। वे उड़ गई हैं या खो गई हैं कहीं हवाओं में। वे उड़ गई हैं या खो गई हैं कहीं हवाओं में, कहना मुश्किल। बस कभी कभी आती है उनकी भयभीत आवाज, जब हम याद करते हैं उन्हें, जैसे 30 त्योहारों को, पूर्वजों को। वे उड़ गई हैं या खो गई हैं कहीं हवाओं में, कहना मुश्किल। बस कभी कभी आती है उनकी भयभीत आवाज, जब हम याद करते हैं उन्हें, कि जैसे 30 त्योहार में अपने पूर्वजों को
सच है सिर्फ इतना अब कि दोनों हमारे जीवन में ना के बराबर उपस्थित हैं, कि दोनों हमारे जीवन में ना के बराबर उपस्थित हैं। पर्यावरण की मार जीव जंतुओं पर जिस तरह से पड़ी है मित्रों, उसमें सबसे पहले तो हमने अपने आसपास के पशु पक्षियों को लगभग खो दिया है। जो हमारे घर के आत्मीय सदस्य थे, जो हमारे घरों में चले आते थे, हमारे ड्राइंग रूम में चले आते थे, हमारे बेडरूम में आ जाते थे, हम उनसे बातें भी किया करते थे, उनकी बातें भी सुना करते थे। लेकिन अब ये एक गुजरा जमाना हो गया। पर्यावरण ने उनको धीरे धीरे लुप्ति के कगार पर ढकेल दिया है। लेकिन अभी जो कोरोना का समय था, तब बहुत सारी गोरैया आ रही थी, कुछ पक्षी भी आ रहे थे, क्योंकि प्रदूषण बदल गया था और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इतना कम हो गया था कि ये दिल्ली में सांस लेने का मन करता था। लेकिन अब हालात फिर वहीं लौट रहे हैं। ये एक कविता है, उनका होना ना होना। वनस्पतियां जो पीती हैं प्रखर प्रसन्न धूप, चिलकती हैं रात अंधेरे इस थक। वनस्पतियां जो पीती हैं प्रखर प्रसन्न धूप, चिलकती हैं रात अंधेरे इस हद तक कि भूला पशु जान लेता है उनका होना, कि भूला भटका पशु जान लेता है उनका होना। हालांकि इस तरह पा लेना कुछ किसी रात होता जा रहा है विरल संयोग, कि न केवल आकाश, यहां तक भीतर कहीं जड़ों तक पहुंच गए हैं उनके हाथ, जड़ों तक पहुंच गए हैं उनके हाथ। सामने पहाड़ है लड़ता बचाता अपने को भरसक, कोई शब्द अनुगूंज नहीं बनता कि इतना नंगा बूचा बचा हुआ आस पड़ोस। न कोई बादल अपना, नदी जो है यहाँ सूखती कराहती, बची खुची चिड़ियों की बची खुची आवाज, अंतिम झरनों का सिसकता शोक संगीत। ऐसा कुछ नहीं कि देखते भर पांव दौड़ते फिरें। चांद इतना मरगुल्ला कि सारा पहाड़ अंधकार का आकार, जिसमें कोई काली धुस आकृति कुबड़ सी बेचेहरा फैलाए बाहें डोलती उद्विग्न, मानो अंक में भर ले जाने को पहाड़ चीखती रहती है रह रहकर, ले उड़ूंगी एक दिन छोड़ूंगी नहीं, न पेड़ न पहाड़ न नदी। कि चीखता इस चीख के बीच नगाड़ा, जिसमें से फूटते हैं रोने के स्वर। नाचने गाने का कोई स्वर नहीं, ना ही पांव की थाप कहीं। निशब्द खड़ा रह जाता है भूला भटका पशु सोचता। कुछ वनस्पतियां हैं चिलकती दिखती, दूर बहुत की बची शायद कहीं। इतना जरूर है कि वह जान सके उनका होना ना होना। यानी कि एक जो भूखा पशु है, एक भटका हुआ पशु है चारे और पत्तियों की खोज में, उसे भी अब पेड़, उसकी पत्तियां नजर में नहीं आती। सब कुछ सूख रहा है, मौसम बहुत बदल गया है और अकाल है, सूखा है। ये तमाम चीजें पर्यावरण के कारणों से ही, प्रदूषणों के कारणों से, उसे नष्ट करने के की वजहों से ये सारी चीजें हो रही हैं। ये एक कविता है जन्म कथा। एक बार भयावह सूखा पड़ा, एक बार भयावह सूखा पड़ा। पलायन में लोग बाग डोर डंगर पशु पक्षी छोड़ के भाग खड़े हुए। एक भय था उनके भीतर, या कहें साहस की कमी, आशंकाओं का बूचा पहाड़ कि वहां भी सूखा बहुत। भीतर फिर भी दो एक बचे रहे। कोई जो एक कहीं था लौट आया, जैसे पेड़ से हिलगी तीन पत्तियां। उनके साथ कहीं एक फुनगी झांकती, उसमें फूल खिलाने की ताकत अब भी बची हुई।
झरने से पहले खिलने की कुव्वत बहुत, किस कमाल की अदा पर तीनों पत्तियों में दिखी कई फुनगोयों की जन्म कथा। तो जो कुछ हमारे आसपास बच गया है, एक टूटा पेड़ या एक सूखा पेड़, उसमें से भी जीवन फूट आता है, बशर्ते कि हम उसकी थोड़ी सी केयर करें। तो हम पाएंगे कि हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। लेकिन इस दुनिया को बचाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है मित्रों कि हम देखना और सोचना शुरू करें। हम हमेशा अपने माथे से काम लेते हैं। अनुपम मिश्र कहा करते थे कि मन के साथ माथा भी है। तो मन जिन चीज़ों से प्रभावित होता है वो सबसे पहले वही होता है। कोई बात मस्तिष्क में बाद में पहुंचती, लेकिन हम लोगों ने ये सारा क्रम उल्टा कर दिया है। इसलिए अब हमें चीज़ें बहुत सही क्रम में याद नहीं रह जाती। ये एक कहानी है बदले हुए तट। ये नदी के तट की एक कथा समझ लें, और इसके केंद्र में नदी है नर्मदा। नर्मदा का पाट यहाँ कितना विशाल था, कितनी जलराशि थी यहाँ। नर्मदा का पट यहाँ कितना विशाल था, कितनी जलराशि थी यहाँ। अब यह एक क्षीण जल रेखा बची। इसके तट पर अब मिलें, इमारतें, फैक्ट्रियां। लोग नर्मदा के बचे कुचे जल में यहां अब पानी नहीं पीते। लोग नर्मदा के बचे कुचे जल में यहां पानी नहीं पीते, उसमें अपना मलिन मुख झांकते हैं। उनके मुखों पर नदी के खोते जाने की कथा है जिसे पढ़ती है नदी। उनके मुखों पर नदी के खोते जाने की कथा है जिसे पढ़ती है नदी, और बदले हुए तटों को देखती रहती है चुपचाप, और बदले हुए पटों को देखती रहती है चुपचाप। तो अपने तटों को देखना, तट पर बसे हुए लोगों को देखना, ये तो सारा कुछ जो हम देख रहे हैं वो हमसे अधिक नदी देख रही है। शायद हमारी पीड़ा बहुत कम है नदी की पीड़ा की तुलना में। तो अब अगर हम चीज़ों को बहुत क्रम से देखना शुरू करें तो आपको अपनी धरती, इस धरती में जितना भी जगत है मनुष्य के साथ, वो प्रकृति के जितने भी रूप यहाँ हैं, उन रूपों से अगर हम प्यार नहीं करेंगे, उनको अपनी चिंता में नहीं रखेंगे, तो जो घट रहा है उसका परिमाण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक दिन आप पाएंगे कि अभी तो आप बाजार से पानी लेकर पीते हैं, अब आपको ऑक्सीजन लेकर जीना होगा। और ऐसे केलॉग्स चीन में उपलब्ध हैं। प्रदूषण की मार से हांफते खांसते लोग उन केलॉग्स में जाते हैं, कुछ देर के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और फिर उसके बाद अपने काम पर निकलते हैं। तो यहां भी यही होगा अगर हम सतर्क नहीं हुए तो। ये कविता है कब्रिस्तान। अव्यक्त आनंद था वहां जब तक कि एक पेड़ था आंगन में। अव्यक्त आनंद था वहां जब तक कि एक पेड़ था आंगन में। हवा थी, चिड़िया थी, गिलहरी थी, बिक गया घर। पेड़ कटा पहले पहल। बिक गया घर, पेड़ कटा पहले पहल, और उसकी कब्र पर बनी एक 5 मंजिला इमारत। बिक गया घर, पेड़ कटा पहले पहल, और उसकी कब्र पर बनी एक 5 मंजिला इमारत। इस कब्रिस्तान से आती हैं गिलहरियों और चिड़ियों की रोने की आवाजें।
इस कब्रिस्तान से आती हैं गिलहरियों और चिड़ियों के रोने की आवाजें। तो ये जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट के दबाव में आज सारे जो शहर का जो ग्रामीण इलाका भी था, वो ग्रामीण इलाका भी आज जिस तरह से खरीद फरोख्त की जद में आ गया है और हर जगह कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, पेड़ नहीं है। वहां पे जो पोखर हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, वो सब पाट दिए गए। वो किसी को कोई चिंता नहीं। एक ये कविता है कि भाग रहा है समय, जीवन छूट रहा है। भाग रहा है समय, जीवन छूट रहा है। इस वृक्ष की शाखाएं टूट चुकी हैं। इस वृक्ष की शाखाएं टूट चुकी हैं। किस छांव में बैठूं, किस छांव में बैठूं तनिक जी लूं, किस छांव में बैठूं तनिक जी लूं। मेरी परछाई धूप में जल रही है, मेरी परछाई धूप में चल रही है। जब मैं अंडमान निकोबार में था, तो अगर आप में से कोई गया हो, तो जब आप हवाई जहाज से जाते हैं तो आपको समुद्र में द्वीपों का एक बड़ा संसार दिखाई देता है, बहुत हरा भरा, इतना हरा भरा कि आप चमत्कृत हो जाते हैं। लगता है कि वहां पर जंगलों के खिलाफ काम करने वाला कोई नहीं। लेकिन वहां एक गणित समझ में आई जब मैं उन जंगलों में घूमा, कि पेड़ों को कैसे मारा जाता है। वो एक विज्ञान है। तो इस कविता का शीर्षक है गणित। वो जो जानता है नष्ट करने की कला, इत्मीनान में रहता है। वो जो जानता है नष्ट करने की कला, इत्मीनान में रहता है। अपनी गणित के मुताबिक जंगल के पेड़ों की करता है निशानदेही शांत चित्त से, दूरी और काल के हिसाब से। अपनी गणित के मुताबिक जंगल के पेड़ों की करता है निशानदेही शांत चित्त से, दूरी और काल के हिसाब से। वो एक दिन उतार लेता है समूची छाल पेड़ की और लौट जाता है अपने ठिकाने पर। वह एक दिन उतार लेता है समूची छाल और लौट जाता है अपने ठिकाने पर। एक दिन पेड़ उसकी गणित में छटपटा के सौंप देता है अपना समूचा जीवन। एक दिन पेड़ उसकी गणित में छटपटा के सौंप देता है अपना समूचा जीवन। सरकार नहीं जानती अगला कौन सा पेड़ निशाने पर है। सरकार नहीं जानती अगला कौन सा पेड़ निशाने पर है। मैंने महाश्वेता देवी के लिए एक कविता लिखी थी। ये कविता उन्हें पसंद भी बहुत थी, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि उनके अधिसंख्य जो उपन्यास हैं झारखंड के जंगलों के बैकग्राउंड में हैं। आदिवासियों के बीच में उन्होंने बहुत लंबा वक्त गुजारा। तो वहां पर जो आदिवासी हैं उनको अपराधी माना जाता है। ऐसा लगता है कि जंगल के खिलाफ वही है, जबकि युगों युगों से अगर जंगलों को बचाकर किसी ने रखा है तो आदिवासियों ने रखा है, और ये सबक हमने उनसे कभी नहीं सीखा। तो ये कविता है जानते हैं वही। हवा की, पेड़ की, पत्ती की भाषा जानते हैं वही। हवा की, पेड़ की, पत्ती की भाषा जानते हैं वही। झींगुर का, चूहों का, गिलहरियों का संगीत जानते हैं वही। झींगुर का, चूहों का, गिलहरियों का संगीत जानते हैं वही। हत्यारों का, अपराधियों का, निरपराध का मन भी जानते हैं वही। हत्यारों का, अपराधियों का और निरपराध का मन भी जानते हैं वही। काटी है जिन्होंने सजा, काटी है जिन्होंने सजा।
तो इस तरह आपने देखा होगा कि कितना क्रूर होता जा रहा है सब कुछ। जंगलों पर, वनों पर, पशु पक्षियों पर मेरी बहुत सारी कविताएं हैं। एक संग्रह, एक बहुत कोमल तान तो पूरा सतपुड़ा के जंगलों पर है। इसके अलावा दूसरे संग्रहों में भी कविताएं पर्यावरण को लेकर, जंगलों को लेकर, आदिवासियों को लेकर इसलिए है कि मैं इस प्रकृति से सचमुच बहुत प्यार करता हूं। इस कविता का शीर्षक है मनुष्य जल। हरी मखमली चादर पे उछरी वाह ये कसीदाकारी रंगों की। मेरी स्मृति भी बरसों के बाद इतनी हरी, और पाखियों की ये शहद आवाजें इतना अधिक मधुस्वर इनमें कि जो इधर जय श्री राम के उच्चार में गायब। इस हरी दुनिया के ऐन बीच एक ठूंठ सी देह वाले पेड़ पर ये कौन बैठा है? अरे ये तो वही, एकदम वही, हाँ, बाज। स्वाभिमान में उठी इतनी सुंदर गर्दन किसी और की भला कैसे मुमकिन? उसकी चोंचे के भीतर उसकी चोंच के भीतर आग फूल जीभ, आंखों में सैनिक चौकन्नापन। इतिहास के नायक या फिल्मी हीरो के हाथ पर नहीं बैठा है ये, ना ही उसके पंजे में दबा हुआ है कोई और जंतु। ठूंठ की निशब्द जगह में जो उदासी फैली, उसे भरता हुआ वह सगा मन घुमा रहा है अपनी ग्रीवा इत उत। मैं कोई शिकारी नहीं, न मेरे हाथ में कोई जाल या कि बंदूक। फिर भी ये कैसी आशंका उसकी आंखों में, एक अजब सी बेचैनी कि पंखों के फड़फड़ाने के ध्वनि के साथ ही देखा मैंने उसे आसमान चीरते हुए। मेरे पांव एकाएक उस ठूंठ की तरफ उठे जहां वह था, मुझे भी होना चाहिए। जहां वह था मुझे भी होना चाहिए कि सूख चुका बहुत अधिक, जहां कि सूख चुका बहुत अधिक, जहां पक्षी जल के अलावा होना चाहिए कुछ मनुष्य जल भी। पक्षी जल के अलावा होना चाहिए कुछ मनुष्य जल भी। मेरे ख्याल से इस वक्त 3:50 होने के हैं। एक दो या एक आखिरी कविता मैं आपको सुनाता हूं। काफी समय आपका ले लिया। इसका शीर्षक है अनुपस्थिति। देखा जाए तो अनुपस्थिति में होता है उपस्थित बहुत कुछ। अब इधर देखो कि अनुपस्थित बच्चे, मुझे सुनाई पड़ रही है उनके बोल बोल कर पढ़ने की आवाजें। कोई नहीं है रसोई में, और मूर्ख मैं इतना कि सुन रहा तड़के की ध्वनि और घिरा अनुपस्थित भोजन की गंध से कि दृष्टि बस इतनी। जबकि नहीं है वह, और मैं देख रहा खिड़की पर बैठा इधर कामातुर पक्षी युगल। सुन रहा भीतर के कमरे से उठती पागल चूड़ियों की पहाड़ी धुन और अनुपस्थित देह में गूंजती मादल की थाप। जानते बूझ के कि सच नहीं है ये, जानते बूझते कि सच नहीं है ये। मैं निकलता अपनी उपस्थिति से बाहर और उतर जाता अनुपस्थित झरने के संगीत में, नहाता अनुपस्थित जल फुहारों में, और शामिल हो जाता उन किंवदंतियों में जो तैर रही हैं अनुपस्थित मछलियों की भाषा में। जानते बूझते कि सच नहीं है ये, मैं निकलता अपनी उपस्थिति से बाहर और उतर जाता अनुपस्थित झरने के संगीत में, नहाता अनुपस्थित जल फुहारों में, और शामिल हो जाता उन किंवदंतियों में तैर रही जो अनुपस्थित मछलियों की भाषा में। मैं एक अनुपस्थित पेड़ पर चढ़ता और कुलाड़ी के ताजा घाव से पहुंच जाता वहां जहां वह मृत्यु के भय से उदास बैठा। लाना चाहता मैं उसे बाहर, और वह डूब जाता सदियों पार की याद बहुत। चौका मैं बेहद और डूबा शर्म में कि कहा उसने। चौका मैं बेहद और डूबा शर्म में कि कहा उसने, जब
चलते थे पहले हम पांव पांव मनुष्य के साथ, मानो उनके सगा मन या कहे नातेदार। हुआ कुछ ऐसा एक दिन कि हम पर फेंके गए पत्थर, बरसी कुल्हाड़ियां और हंसे हुए कुछ इस बुरी तरह कि मानो हम गुलाम। अनुपस्थित हुआ इस तरह वह, और उपस्थित हुई असंख्य कुल्हाड़ियां। हुआ कोई ना कोई उपस्थित कि जहां उपस्थित होनी थी अचूक। हुआ कोई ना कोई अनुपस्थित कि जहां उपस्थिति होनी थी अचूक। मुझे होना चाहिए था संसद में, मेरी अनुपस्थिति में अब वहां अपराधी। अनुपस्थिति का शाप इतना भयानक, अनुपस्थिति का शाप इतना भयानक, मंदिर में इन दिनों कब्जा शैतानों का। मैं एक छाया दिल्ली की सड़कों पर पागल, मेरा मैं तक अनुपस्थित की मारा गया। उगते सूर्य का उजाला था जिधर अनुपस्थित, उगते सूर्य का उजाला था जिधर अनुपस्थित। अनुपस्थित सूर्य का मंत्रोच्चार था बहुत, जो उपस्थित बहुत हर जगह और जुगाड़ से, जो उपस्थित बहुत हर जगह और जुगाड़ से। विरोध में रहा मैं उनके और इस तरह बाहर। अनुपस्थिति की याद बहुत हर घड़ी ईमानदार, अनुपस्थिति की याद बहुत हर घड़ी ईमानदार। तो मैं कभी, मैं तब ही कभी। तो इस तरह से मित्रों मैंने आपका कोई 1 घंटा लिया। 2 4 6 8 मिनट बचे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये जो विषय था मेरे प्रेम का विषय होते हुए भी इतना दुख, अवसाद और त्रासदी का विषय है कि इस पर लगातार बहुत देर तक कुछ बोला नहीं जा सकता। आपकी आत्मा कहीं रोने लगती। तो मैं तो आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि ये आपका जीवन नहीं है, समूची सृष्टि का जीवन है। एक जीव जंतु से लेकर, एक पेड़ पौधे से लेकर, पानी है, हवा है, धूप है, ये सब वो निशुल्क बेनेमत तो नहीं कहेंगे, लेकिन बना दी गई हैं कुछ कुछ ऐसी, पर ये बहुत कीमती है। ये ईश्वर की भेंट है, ये प्रकृति का उपहार है। अगर इसको बचाने में आप जरा भी अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ कहना सार्थक होगा। और नहीं तो हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए। तो मैं अब आपके बीच से विदा लेता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। वनिता पब्लिकेशन का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। शुक्रिया।